वॉइस नहीं आती। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये कर लेंगे क्या आप लोग को बोलोगे ना? कितने बार घूमना पड़ेगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा आज। वो आके भी बहुत बात करता। मुझे लड़का नहीं गया, वो लड़का जो खड़ा था। चलो, अब आ रही है दीप्ति आवाज़? हाँ भैया फाइनली। फाइनली। और सुना, सब बढ़िया? मस्त एकदम। तेरे को जहाँ दिखना चाहिए वहाँ तो दिख नहीं रही है। भैया मैं उसको जानबूझ के नहीं कर रही हूँ। अच्छा, कैसे? तेरा नाम था पता नहीं उसमें? मेरे। हाँ। तेरा नाम था नहीं लिस्ट था में? भैया। नहीं नहीं मैं नहीं दी हूँ। हाँ ठीक है, वही मैं बोला। अच्छा, भैया लाजमी को एक बार अप्रोच करो ना। किस चीज़ के लिए? मेरे को सुबह लेके चले कोचिंग। मैं कैसे अप्रोच करूँ यार? तुम लोग बात करो आपस में। वेडनेसडे वेडनेसडे से जाऊंगी। चलो, एक दिन लेके एक दिन जाकर देखते हैं। क्या है सेक्शन 2A? प्रपोजल, बी एक्सेप्टेंस, और सी? प्रॉमिसरी, प्रॉमिसरी एंड प्रॉमिसरी, प्रॉमिसर बोल। डी? कंसिडरेशन, फिर अग्रीमेंट बना। अग्रीमेंट के आगे कौन सा ब्रेकर है? रेसिप्रोकल वॉइड, रेसिप्रोकल वॉइड छोड़ना वॉइड है। एग्रीमेंट। ठीक है, चल याद कर ली वो भी। रेसिप्रोकल प्रॉमिस। फिर वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड वॉइड हो एग्रीमेंट। सकता है, ठीक है। पर अगर नहीं हुआ तो आगे कहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट। एच, एच। ठीक है, फिर आई वॉइडेबल। में शून्य को नहीं चलेगा। वॉइडेबल। जे? शून्य वॉइड। चलेगा। ठीक है, और आखिरी? बस वही था ना? और क्या आखिरी है? यही तो आखिरी था। चलो फिर, अब तुम लोग रिलेट करना सेक्शंस। डेफिनेशन में कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया? कुछ भी ऐसा? सब क्लियर है? कुछ भी ऐसा जो क्या बोलते हैं ऊपर से चला गया ऐसा लगा? कुछ भी ऐसा नहीं? क्या? अब ये ध्यान रखना कि ये जो है वो प्रिलिमिनरी था, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है। और चैप्टर तुमसे कॉलेज में पूछेगा भी नहीं, कभी नहीं पूछेगा कि फला चीज़ कौन से चैप्टर में है। क्योंकि कॉलेज का पैटर्न बहुत क्लियर है कि वो पूछता है आपसे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सामने रखेगा, आंसर करो, जैसा अभी तक फॉर्मेट देखे हो। पर जुडिशरी में कभी ऐसा होता है कि चैप्टर पूछता है आपसे कि चैप्टर नंबर 1 में क्या है, ये तक पूछता है कि फला सेक्शन के फला सब सेक्शन में क्या है। कभी कभी छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होता, लेकिन दूसरे स्टेट में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 यहाँ से शुरू हो रहा है ना, सेक्शन नंबर 3 से। और अभी तक तुम लोगों ने क्या देखा है प्रिलिमिनरी में? क्या देखा? बेसिक डेफिनेशंस वगैरह देखी है, प्रपोजल की, एक्सेप्टेंस की, और कॉन्ट्रैक्ट बनने तक का पूरा प्रोसेस देखा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो अब आपको सारी प्रक्रिया समझाएगा। जैसे इसका नाम ही देख लो, सबसे पहले बोल रहा है कम्युनिकेशन। किसका? प्रपोजल का, ठीक है। प्रस्थापना की संसूचना, प्रतिग्रहण मतलब उसका एक्सेप्टेंस, और उसका रेवोकेशन। किसका? प्रपोजल की। तो प्रपोजल की पूरी जीवनी लिख दिया यहाँ पे एक लाइन में, ठीक है। सुरेश का पैदा होना, शादी करना और मर जाना। प्रपोजल का कम्युनिकेट करना, उसको एक्सेप्ट होना और वापस ले लेना। इन चीज़ों के बारे में ये वाला जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ये हमको बताएगा।
और चैप्टर नंबर 1 कौन से सेक्शन से लेके कौन से सेक्शन तक की बात करता है? कितने सेक्शन है इसमें? अपने पास बेरिक नहीं है क्या? 2 सेक्शंस? तो बेरिक मंगवा रहे हो कि आई नहीं है? कौन दीदी? कौन है ये? कॉलेज? मनीषा वर्मा? ये कौन है? हाँ, मनीषा कौशिक। कौशिक कौशिक कौशिक, ठीक है। तो तुमको वही बताइए क्या? वो बोल रही थी? अच्छी फ्रेंड है वो। हाँ, तो ठीक है, बेरिक देख लेना। हाँ, तो ये कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक की बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 3 से सेक्शन नंबर 9। अब देखो, सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें कुछ भी विशेष नहीं, उसी चीज़ को रिपीट किया है जो कि चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है? ऑफ द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। और ये भी क्या बोल रहा है? कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तो प्रपोजल के बारे में सब कुछ सेक्शन नंबर 3 बता रहा है, मतलब चैप्टर का पहला सेक्शन। ठीक है, अब देखो ये सब पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, पर सेक्शन में इसको कैसे सेटअप कर रहा है वो देखना, और कंफ्यूज मत होना। पहले देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, पहला द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ठीक है, एंड acceptance respectively are deemed to be made by any act, underline करना, by any act or omission of the party proposing, ठीक है, accepting or revoking, by which he intended to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communicating it। क्या समझ में आया तुमको? क्या समझ में आया? प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रस्थापनाओं का प्रतिग्रहण और प्रस्थापनाओं का प्रतिसंहरण। प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि वापस तो दोनों चीज़ें ली जा सकती हैं। प्रपोजर भी अपने प्रपोजल को वापस लेता है और एक्सेप्टर भी अपने एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है। क्रमशः प्रस्थापना करने वाले, प्रतिग्रहण करने वाले और प्रतिसंहरण करने वाले पक्षकार के किसी ऐसे कार्य या लोप से हुआ समझा जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा वह ऐसी प्रस्थापना, प्रतिग्रहण, प्रतिसंहरण को संसूचित करने का आशय रखता हो या उसे संसूचित करने का प्रयास करता हो। ये समझा दो। चलो लगाओ दिमाग, क्या बोल रहा है ये? सेक्शन नंबर 3, बताइए। क्या बोलना चाह रहा है सेक्शन नंबर 3? ठीक है, एक बार से आप और जो भी ये प्रोसेस होता है उसका प्रपोजल कैसे उसे कम्युनिकेट करता है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा देखो, जब इस टाइप का कोई डेफिनेशन हो ना, जब डेफिनेशन ऐसा हो
तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये 3 चीज़ों की बात एक साथ कर रहा है ना। हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं। किस पर? प्रपोज़ल पे। इसने प्रपोज़ल के साथ एक्सेप्टेंस की बात भी की है और उसके साथ साथ प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस के रिवोकेशन की बात भी की है। तो हम सिर्फ एक ही चीज़ को लेके चलते हैं, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल। ठीक है, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल रिस्पेक्टिवली आर डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल आर डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन of the party proposing, ठीक है, by which he intend to communicate such proposal। बस अभी क्या बोल दिया, बाकी को छोड़ दो। ठीक है, the communication of proposals are deemed to be made by any act or omission, ठीक है, of the party proposing, जो प्रपोज कर रही है, by which he intend to communicate such proposal। खत्म। ठीक है, which has been effect of communicating it। इससे क्या समझ में आया? इससे क्या समझ में आया? बाकी मैं जितना पढ़ रहा हूँ सिर्फ उसका मतलब बताना। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल आर डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग, ठीक है, बाय विच ही इंटेंड टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल, ठीक है, विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। इसका मतलब क्या है? हिंदी में बोल रहा है प्रस्थापनाओं की संसूचना, ठीक है, प्रस्थापनाओं की संसूचना प्रस्थापना करने वाले किसी पक्षकार के ऐसे कार्य या लोभ से हुआ समझा जाता है जिसके द्वारा वो ऐसी प्रस्थापना को संसूचित करने का आशय रखता हो या उसे संसूचित करने का प्रयास करता हो। बताओ क्या बोल रहा है? अब तो इजी कर दिया। वही जानना चाह रहा है, ये सेक्शन ही जानना चाह रहा है कि आपने अपने प्रपोजल को कैसे कम्युनिकेट किया है। और उसका मतलब प्रपोज करने के बाद उसने प्रपोज कर लिया, उसका आउटकम क्या है? मैं दिख रहा हूँ तुमको? हाँ भैया। तो मैं क्यों रुक गया? मतलब हाथ पैर हिल रहे हैं? पैर तो नहीं, हाथ हिल रहे हैं। हाँ नहीं, यहाँ अटक गया ना यार ये। हाँ बताओ। ये सेक्शन ये जानना चाह रहा है कि तुमने प्रपोजल को कम्युनिकेट कैसे किया। अगर मुझे वो मैनर जानना है तो मैं कैसे बताऊंगा कि इस तरीके से कम्युनिकेशन हुआ है? तो ये सेक्शन कहता है कि भाई दिख इधर आ, द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल्स, ठीक है, आर डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी। कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन हुआ कैसे मानोगे? तो बोल रहा है डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन, ठीक है, ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग इट, जो प्रपोजल कर रहा है, बाय विच ही इंटेंड टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल। कैसे? बाय विच ही इंटेंड टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल, ठीक है, कि उससे क्या हो, विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, जिससे वो इफेक्ट निकले। पूछना कि आउटपुट कैसे कम्युनिकेट किया, हाँ। उसे कैसे कम्युनिकेट, उसका आउटपुट जो आया वो पॉजिटिव है। जैसे प्रपोजल कम्युनिकेट कैसे हुआ, ये सवाल है। तो ये सेक्शन जवाब दे रहा है कि प्रपोजल जो है वो इस तरीके से कम्युनिकेट हुआ
वो पक्षकार के पार्टी के किसी एक्ट और ओमिशन से कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा। या act किसी भी एक्ट और कोई भी ओमिशन, ठीक है, एक सेकंड बस, किसी भी एक्ट और कोई भी ओमिशन, ओमिशन का मतलब कुछ ना करके भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, है ना, समझ रहे हो? बताऊंगा इसका एग्जांपल, हंसना बस मत। हाँ मतलब करने का, हाँ। omission omission ना करने का, ना करना, मतलब उसे act मतलब करने के लिए यूज है ना। ठीक है, बताऊंगा कैसे होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपने प्रपोजल को कैसे कम्युनिकेट किया, ये मेरा सवाल है। तो भाई प्रपोजल जो है वो पार्टी के किसी भी एक्शन से या ओमिशन से, क्योंकि एक्शन के साथ ओमिशन वर्ड आता ही है, ये समझ जाओ। तो प्रपोजल को कैसे कम्युनिकेट किया, अगर आपसे ये सवाल है, तो वो पार्टी के किसी भी ऐसे काम से या किसी भी लोभ से कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा जिसको करने के पीछे पार्टी का ये इंटेंशन था कि मैं ये जो एक्ट कर रहा हूँ या मैं ये जो ओमिशन कर रहा हूँ, इसको करने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है कि मेरा प्रपोजल कम्युनिकेट हो जाए, और उस काम से वो कम्युनिकेट हुआ भी। आया समझ में? तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं बता रहा है। तो हिंदी में देखना कि क्या बोल रहा है ये। प्रस्थापनाओं की संसूचना प्रस्थापना करने वाले पक्षकार के किसी कार्य या लोभ से हुआ समझा जाता है। कि कम्युनिकेट कैसे हुआ, तो पार्टी ने कोई काम किया या कोई लोभ किया, उससे हुआ है, जिसके पीछे उसका आशय जो था वो प्रस्थापना को संसूचित करने का था या ऐसा करने का वो प्रयास कर रहा है, ठीक है, या संसूचित करने का प्रयास रखता हो। ठीक है, अब एक चीज समझना, तीन चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला पार्टी, उस पार्टी का एक्ट और ओमिशन, और तीसरा उसके पीछे का इंटेंशन। ठीक है, अगर पार्टी ने प्रपोजल को कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी एक्ट या ओमिशन किया है ना, और उस एक्ट और ओमिशन को करने के पीछे का इंटेंशन भी वही था कि वो प्रपोजल कम्युनिकेट हो जाए या ऐसा करने का वो प्रयास कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, तो फिर इसको बोला जाएगा कि इस तरीके से प्रपोजल कम्युनिकेट हुआ है। इस धारा ने कहीं पर भी कम्युनिकेशन करने का तरीका बताया है क्या? नहीं बताया। इसने ओपन हैंड दिया है आपको कि जैसे करना है करो, जिस तरीके से भी कम्युनिकेट करना है करो, पर कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है वो तो अपन देख लेंगे कि उसके नॉलेज में वो चीज़ आनी चाहिए। पर नॉलेज में लाने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जैसे प्रपोजल देने वाले ने फिक्स किया कि अगर मुझे तुम्हें प्रपोजल देना होगा तो मैं लाइट को 3 बार बंद चालू करूंगा। एक बार बंद किया फिर चालू, एक बार बंद किया फिर चालू, एक बार बंद किया फिर चालू, तो समझ जाना कि ये प्रपोजल आ रहा है। ठीक है, और अगर मुझे नहीं करना है तुमसे कोई प्रपोजल, या मान लो करना है, तो मैं यही बोल सकता हूँ कि वो लाइट रात को बंद ही नहीं होगी। तो अगर वो लाइट रात भर बंद नहीं हुई तो समझ जाना कि मेरा प्रपोजल है तुमसे। नहीं हुई तो बात समझ में आई? घर की लाइट रात को बंद हो जाती है, बाहर की भी, पर अगर वो लाइट बंद नहीं हुई, बल्ब जलता रहा, तो हो गया कम्युनिकेट। मतलब वो अगले को बता रहा है ना, इसका मतलब ये निकालना। तो ये तुमने क्यों किया? मैनर तो कुछ भी हो सकता है ना, तरीका तो कुछ भी हो सकता है। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि वो आपने क्यों किया, किस इंटेंशन से किया। अगर लाइट बंद करने के पीछे का इंटेंशन यही था कि रात ज़्यादा हो गई है, अब लाइट जला के क्या फ़ायदा, तो घर के बाहर की बत्ती को बंद करके चले गए। अगर ये इंटेंशन था और वो उसको प्रपोजल समझ रहा है, तो ये हुआ क्या प्रपोजल को कम्युनिकेट करना? नहीं, क्योंकि आपने किसी और इंटेंशन से वो काम किया है। लेकिन अगर आपका इंटेंशन भी वही था और उसी इंटेंशन से आपने कोई ऐसा एक्शन किया जिससे आपका इरादा ये है कि मेरा प्रपोजल कम्युनिकेट हो जाए, हो गया। तो यहाँ पे इतने सारे काम हैं, इतने सारे काम करके आप अपने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हो, मतलब सॉरी, प्रपोजल को कम्युनिकेट कर सकते हो, जिसको यहाँ पे मेंशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसने काम बताया ही नहीं
कि आप कैसे कैसे अपने प्रपोज़ल को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसने सिर्फ ये बताया कि पार्टी कोई भी काम करे या कोई भी लोभ करे, अगर उस काम को या उस काम के लोभ को करने के पीछे का इंटेंशन ये था कि आपका प्रपोज़ल कम्युनिकेट हो जाए और आपने उसी इंटेंशन से वो काम किया या उसका लोभ किया, तो हम यही मानेंगे कि उसी तरीके से आपने अपने प्रपोज़ल को कम्युनिकेट किया है। आया समझ में? अब एक बार सेक्शन पढ़ो और बाकी चीज़ों को छोड़ के पढ़ना। फिर बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सेक्शन पढ़ो और फिर बताओ कि समझ में आया नहीं आया। द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल्स आर डीम टू बी मेड, हम समझेंगे कि वो उस तरीके से हुआ बाई एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी, है ना, कि उसके किसी ऐसे एक्ट से या किसी ओमिशन से हुआ ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग बाई विच ही इंटेंड टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल। जिस काम को या जिस लोभ को उसने किया उसके पीछे का उसका इंटेंशन क्या था? ही इंटेंड टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल। उसने वो काम या वो लोभ इसीलिए किया ताकि वो उस प्रपोजल को कम्युनिकेट कर सके, है ना। विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, जिसका इफेक्ट क्या हुआ? ठीक है। अब डेफिनेशन में कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब जहाँ जहाँ पे प्रपोजल लगाए थे वहाँ वहाँ एक्सेप्टेंस घुसा दो, वही तो है। देखिए करके, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आर डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी एक्सेप्टिंग इट, ठीक है, बाय विच, ठीक है, he intend to communicate such acceptance which he has the effect of communicating it। हो गया कि एक्सेप्टेंस जो है पक्षकार के किसी भी ऐसे कार्य या लोभ से हुआ माना जाएगा जिससे कि पक्षकार उस एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने का आशय रखता है या प्रयास करता है। हाँ तो किसका एक्सेप्टेंस कर रहे हो? नहीं, सुन, मैं प्रपोजल नहीं बोला, मैं सीधे एक्सेप्टेंस बोल के आगे बढ़ गया। एक्सेप्टेंस किसका करोगे? तो बोलना कि ज़रूरी थोड़ी है उसको। नहीं, हाँ, वो लिखा हुआ ठीक है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि वो तो समझ जाओगे ना कि प्रपोजल को ही एक्सेप्ट कर रहे होगे। अब मैं वो बोल देता हूँ। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, ठीक है। हाँ, आर डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन, है ना, ऑफ पार्टी प्रपोजिंग, सॉरी एक्सेप्टिंग, और क्यों? बाय विच ही इंटेंड टू कम्युनिकेट सच एक्सेप्टेंस। और उसका इफेक्ट क्या हुआ? विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। उसका इफेक्ट निकल के आ रहा है कि आपने उसे कम्युनिकेट किया है ना। तो आपका कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन, आप मतलब पार्टी का, जिसके ज़रिए आप अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना चाहते थे या कोशिश कर रहे थे, ठीक है, हम ये मानेंगे कि उसी एक्ट या ओमिशन से आपने अपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट किया है, ठीक है। अब इसी में रिवोकेशन घुसा दो। आपने प्रपोजल को रिवोक करने के लिए भी अगर कोई बात की है तो वो भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना। तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। तो कैसे करोगे? कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा ओमिशन जिसको करने के पीछे की पार्टी का इंटेंशन क्या था कि वो रिवोकेशन को कम्युनिकेट कर सके, है ना, बस समझे। और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगर डालोगे तो ये भी यही निकलेगा कि पार्टी का कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ओमिशन जिसके पीछे, है ना, पार्टी का ये इंटेंशन था, मतलब उस एक्ट को या उस ओमिशन को करने के पीछे पार्टी का ये इंटेंशन था कि मेरा रिवोकेशन का जो कम्युनिकेशन है वो हो जाए, या ऐसी उसने कोशिश की थी,
तो हम ये मानेंगे कि उसी एक्ट या ओमिशन के ज़रिए उसने अपने रिवोकेशन को कम्युनिकेट किया। मतलब आप कुछ भी करो, समझ रहे हो कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने वो काम कम्युनिकेट करने के इंटेंशन से किया है तो हम उसी काम को मानेंगे कि इसी काम के ज़रिए आपने कम्युनिकेट किया था। जैसे जब आप मंदिर जाते हैं और भगवान से कुछ मांगते हैं तो अगर फूल भी गिर जाए उनकी मूर्ति से तो हम ये मान लेते हैं ना कि हमने इनसे जो भी मांगा इन्हें हमने दे दिया, तो हम उनकी एक्सेप्टेंस ही मानते हैं इसको, क्योंकि हमारा ये मानना है कि उन्होंने फूल इस इंटेंशन से गिराया कि हमारी सभी मांगों को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा कम्युनिकेट कर पाएँ। इसीलिए तो आपने उसको माना, कम्युनिकेशन होता है। जब ट्रेन जो है स्टेशन को क्रॉस कर रही होती है तो पीछे से हरी झंडी दिखाते हैं, वो दिखा रहा है ना कि वो क्या कर रहा है। अब उसका तरीका झंडा हिलाने का है, उसने ना बोला ना कुछ और किया, उसने वो झंडा दिखा दिया। रोकना होता है तो लाइट हो जाती है। अब इसको जाने की परमिशन चाहिए, उधर से भी हरी झंडी दिखा दी गई स्टेशन मास्टर ने, ठीक है, अपने ऑफिस से। देखना एक बंदा वहाँ से डंडा मतलब झंडा हिलाता है। गाय मेरा ना दरवाज़ा बंद करने का मन नहीं हो रहा है। मम्मी, ओ माता जी, कुछ है क्या? गाय आई है। हाँ, दे रहे हो? दे दिए। कितने बार आएगी? दे दिए। यूनिवर्सिटी में बंद नहीं हो रहा। एक तो कल लोग पिक्चर ले गए, क्या नमूना यार। इतनी पब्लिक है, थोड़ा एसी चला देता, बाहर पूरा बंद रखा हुआ है, और हालत ख़राब हो गई। और अंदर इतनी तेज़ चलाया कि स्वेटर पहन लो तुम, और थोड़ा सा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो दिक्कत होती है ना। भाई साहब, मतलब मेरी आदत ये रहती है कॉफ़ी पी लो बस हो गया, गर्मी में कॉफ़ी। फिर पानी लेने भेजा तो ठंडा पानी ले आया, रात भर में हिसाब किताब ख़राब। पर वो पता है तुमको, ये चीज़ ना सुबह सुबह प्रॉब्लम नहीं देती, मतलब मेरे साथ नहीं देती है, दोपहर के बाद दिक्कत शुरू होती है। तो कल रात को जो हुआ उसका इफ़ेक्ट सुबह दिखना चाहिए था, वो दोपहर को दिख रहा है 4 बजे। तो क्या बोलोगे? और मौसम आज तो बहुत गंदा है। तो इसमें कोई डाउट है डेफिनेशन में? कुछ भी क्लियर है? ये सेक्शन आपके लिए स्कोप छोड़ रहा है। स्कोप इसलिए छोड़ रहा है कि भाई देखो, हम नहीं बताएंगे कि इस काम को हम कम्युनिकेशन वाली कैटेगरी में रखें कि आप कम्युनिकेशन ऐसे ही करेंगे और कोई तरीका है ही नहीं कम्युनिकेशन का, समझे? तो ये है ना, हम कैसे बताएं कि आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? आपका कुछ भी तरीका हो सकता है। बस हम ये चाह रहे हैं कि आप जो करना है करो, उस काम को करने के पीछे का इंटेंशन कम्युनिकेट करना होना चाहिए। उस इंटेंशन से अगर आपने कुछ भी किया, आप डांस करो, छत से कूद जाओ, लाइट दिखा दो, माला हिला दो या फिर झंडा हिला दो, जो करना है करो। अगला अगर उसको कम्युनिकेशन की तरीके से डील कर रहा है और आपका उस काम को करने के पीछे का इरादा भी यही था कि वो इसको एज अ कम्युनिकेशन ले, तो हो गया। क्या फ़र्क पड़ता है? पुरानी बॉलीवुड के पिक्चर में होता था ना, इधर से लेटर भेजा, कुछ दिन में खेती करना पड़ेगा और क्या। तो होता क्या था मालूम है? बॉलीवुड की पिक्चर में जैसे पुरानी पिक्चरों में कैसे दिखाता है, तुम लोग पता नहीं देखे होगे, उसमें हीरो में शर्म होती थी
तो हीरो क्या करता था कि वो किताब के अंदर वो डालता था, क्या बोलते हैं उसको, लेटर। किताब के अंदर सामने आके देखा दिक्कत हो जाएगी, मार वार पड़ गई तो वो उस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हुए किताब के अंदर लेटर डाला है। और लिखता ही बढ़िया अच्छा था, मतलब देखना किसी पुरानी पिक्चर में, शुद्ध हिंदी में, है ना। और ये है कि अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम छत पे आ जाना इतने बजे। हाँ और क्या, हाँ। अच्छा, इसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं, तुम अपनी तरफ से जोड़ो। जैसे ये तो हो गया एक्शन कि मेरा प्रपोजल अगर एक्सेप्ट है, मतलब तुमको एक्सेप्ट करना तो ये कर देना। अब नॉर्मली छत में आना एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने का तरीका कैसे हो सकता है? नॉर्मली नहीं है ना भाई, अपने छत में आदमी नहीं जाएगा, 100% जाएगा। लेकिन अब अगर अगला छत में आया क्योंकि इसने वही कहा था, तो अब आने के पीछे का इरादा क्या है? कम्युनिकेट करना। आपने बोला भी नहीं, आपने इशारे विशारे कुछ नहीं किए, आपने एक ऐसा जेन्युइन काम किया जो लगभग हर इंसान जिसके घर पे छत होती होगी करता होगा, ठीक है। लेकिन अब सोचो कि ये काम उस इंटेंशन से हुआ था, तो क्या ये सेक्शन उस एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है? कर रहा है। अगले ने बोला कि भाई अगर तुम्हें मेरा प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट करना है तो मेरी पतंग नहीं काटोगे, और अगर नहीं करना तो काट देना। उसने पतंग काट दी। अब वो क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है अगला? तो अब इन तरीकों को अगर इसमें लिखा हुआ होता, सोचो तुम खुद ही, कॉन्ट्रैक्ट में ये तरीके लिखे हुए हैं, सेक्शन नंबर 3 एग्जाम्पल, तो क्या ये करता? तो इसने बोला कि भाई ठीक है, मैं दूर रहूँगा इन सब चीज़ों से, तुमको जो करना है करो। ठीक है। कुछ तो ऐसा भी होगा कि अगर तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट है, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, नहा के मत आना। मत आना मतलब ओमिट करना, एक्ट का ओमिशन है ना, तो वो नहीं नहा के आया। अब उसने बाल भी नहीं बनाया, हाँ कंघी मत करके आना। अब तो ये ओमिट कर रहा है, और ओमिशन के ज़रिए दिखाना चाह रहा है कि हाँ भाई मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ एक तरीके से। हो सकता है ना ये, तुम्हारी शर्ट प्रेस नहीं होनी चाहिए, हाँ। अब वो तो यार वो DDLJ पलट पलट वाला, हाँ, पलट वाला। पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना उनके बीच में, नहीं, पर वो भी एक वो अगर तुम्हें एक्सेप्ट करना है तो पीछे मुड़ के देख लेना। वो अपने आप से कर रहा है, उसको नहीं बोलता। नहीं, उसको बोला था अगर नहीं, कई बार ऐसे बोल सकती अगर तुम्हें एक्सेप्ट करो पीछे मुड़ के से गिरा देना। अच्छा हाँ। सही बात है। लेकिन एक चीज़ देखो, उस पिक्चर में वो खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखना वो अपने आप से बोल। देखियो पिक्चर वाली DDLJ, नहीं देखे हो? DDLJ देखे हो? नहीं देखे हो? उसमें वो खुद, अरे उसका वो डायलॉग तो बहुत फेमस है ना, मीम मटेरियल है वो, कि राज नहीं, वो तो जा से ब्रांच जा वो अलग है, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है वो। मतलब क्या नाम है उनका, फादर का नाम क्या था? अमरीश पुरी। तो वो तो सीधे कम्युनिकेट करते हैं कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। ये भी फेमस है, वो बोलता है राज अगर ये मतलब तुझसे प्यार करती है तो मुड़ के ज़रूर देखेगी। फिर 3 बार खुद से बोलता है पलट पलट पलट। जब वो वापस लगी ना मूवी, 1-2 जगह पे लगती है, आज भी लगती है, और लोग आज भी देखने जाते हैं, तो इस सीन पे बहुत ज़्यादा सीटियाँ पड़ती है। तो अब वो खुद से कर रहा है, और अगर वो पलटी तो पलटना कौन सी बड़ी बात है यार, आदमी सोते जगते पलट जाता है। पर अब उस चीज़ को इसने कैसे ले लिया? एक कम्युनिकेशन लिया ना, कि वो कम्युनिकेट कर रही है आपसे पलट के। पर इस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट में कैसे लिखोगे आप? ये भी एक तरीका ही है है ना। बहुत सारे तरीके। अगर तुमको जो है जैसे जासूस वगैरह जो होते हैं, अगर खबर अच्छी है तो लाल शर्ट पहन के आना, अगर खबर ख़राब है तो सफ़ेद शर्ट पहन के आना। तो ये क्या है? शर्ट बदलना कौन सी बड़ी बात है? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तरीके तो कुछ भी हो सकते हैं। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है ना, कि आप किस चीज़ को कम्युनिकेट मतलब एक कम्युनिकेशन के तरीके से लेना चाह रहे हैं। इसने उस चीज़ को समझा है सेक्शन नंबर 3 ने, और ये आपके बुद्धि पे छोड़ता है, इंटेलेक्ट पे छोड़ता है। ठीक है, आप क्या कम्युनिकेट
कुछ जो चीज़ें आप देखना, बहुत सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट हो जाती हैं, कुछ ही नहीं किया आपने, है ना। बॉडी लैंग्वेज से चीज़ें कम्युनिकेट हो जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो दूतावास है, जिसको आप क्या बोलते हो, दूतावास, बताओ क्या होता है? दूत, दूत, हाँ, दूत आवास, दूतावास। ये देश में नहीं होते, बाहर होते हैं, मतलब हमारी कंट्री के दूतावास होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जैसे इंडिया जो है अपने सिटीजन्स को दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट करेगी, पर कैसे? मैं देखना चाह रहा हूँ तुम्हारी हिंदी कितनी ठीक ठाक है, क्या बोलते हो उसको? अच्छा, बजरंगी भाईजान देखे हो, है ना। तो जब मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ना था तो पहले वो कहाँ लेके जाता है? वो तो बाद में लेके जाता है, वो तो इलीगल वे बाद में वो अपनाता है ना, पहले लीगली कहाँ लेके जाता है? पासपोर्ट बनवाने। अरे नहीं रे, जहाँ से उसको भगा देते हैं वापस। हाँ, कौन है वो, उसको क्या बोलते हैं बताइए? एम्बेसी, एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी में लेके जाता है ना, जो कि दिल्ली में है, और उसके बाहर इंडियंस प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो लेके जाता है, पर कोई नहीं हमारे पास टाइम नहीं बोल के भगा देते हैं कि भाई उसको पाकिस्तान छोड़ना है। तो पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो अपनी एम्बेसी के थ्रू इंडिया से कनेक्टेड होती है, तो आप डायरेक्टली वहाँ बात करो तो वो लोग उसको भेज देंगे, पर जब वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर अपना फर्जी पासपोर्ट बना के निकलता है वो। एम्बेसी, एम्बेसी में कौन होते हैं? एम्बेसडर्स, इंडिया के एम्बेसडर्स होते हैं, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है। हाँ हाँ, मैं दूसरी कंट्री से कैसे बात करूँगा अगर मुझे, क्योंकि मेरा रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है ना। आज एक कंट्री अपने आप सर्वाइव तो नहीं कर सकती, दूसरे देशों के साथ कनेक्शन, क्योंकि ट्रेड और बाकी सारी चीज़ें चलती हैं, तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ? प्राइम मिनिस्टर क्या रोज़ किसी से फ़ोन पे बात करते रहेगा? तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ की क्या पॉलिसीज़ है, वो दूसरे देशों तक कैसे पहुँचेगी? तो हमने अपना एक एजेंट बैठाया है, जो कि इंडिया के एम्बेसडर्स होते हैं एक तरीके से, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे जो एस जयशंकर थे, हैं, कौन है वो? अपने यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है ना। अभी उनको वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं एस जयशंकर को, कभी सुनना उनकी स्पीच वगैरह, ठीक है। वो पहले क्या थे? वो अमेरिका में और दूसरी कंट्रीज़ में यहाँ के एम्बेसडर थे। टेक्निकली उनको एम्बेसडर भी नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। इंडिया अपना रिलेशन यूएसए के साथ उनके ज़रिए इस्टेब्लिश करता है कि इंडिया की जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो समझाते हैं उन कंट्रीज़ को कि हमारे यहाँ ये चल रहा है, और वैसे ही वहाँ पे जो कुछ चीज़ें चल रही वो हमारी गवर्नमेंट को बताते हैं, ताकि दोनों के बीच का रिलेशन बना रहे, अच्छा रहे, ठीक है। 100%। आप दिल्ली जाना, कभी दिल्ली जाओगे तो वहाँ पे एक पूरा इलाका जो है वो हर कंट्री, मतलब जो भी कंट्री के साथ हमारी फ्रेंडशिप है, उनके एजेंट्स यहाँ होते हैं, उनके एम्बेसडर्स यहाँ होते हैं, उनका सेक्रेटरीट हो गया, उनका जो दूतावास है, एम्बेसीज़ है, वो है हमारे यहाँ पे। जिन देशों के साथ हमारा रिलेशन नहीं है उनकी एम्बेसी हमारे यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन जिनके हमारे साथ अच्छे संबंध हैं उनकी एम्बेसीज़ होती हैं। यही दिखाता है कि हमने उस देश की फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट किया है कि तुम्हारा एजेंट हमारे यहाँ, हमारा एजेंट तुम्हारे यहाँ है। वहाँ की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, जैसे जब आप यूपीएससी क्वालिफाई करोगे तो वहाँ पे सिर्फ आईएएस थोड़ी होता है, आईएफएस भी होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो वो जो ऑफिसर्स होते हैं वो इंडिया, क्योंकि वो फॉरेन सर्विस के लोग हैं, तो वो इंडिया को दूसरे देशों में रिप्रेजेंट करते हैं। और वैसे ही वहाँ के ऑफिशियल्स भी होते हैं। जब पाकिस्तान के साथ 3-5 ज़्यादा हुआ तो हमने अपने ऑफिशियल्स को बुला लिया था वापस। ये इस बात का सिग्नेचर है। अब तुम सोचो क्या कम्युनिकेट कर रहे हो तुम। तो ये लोग जिस बॉडी लैंग्वेज में बातचीत करते हैं
इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा। ये कैसे बैठ रहे हैं, कैसे हाथ मिला रहे हैं, हाथ ज़ोर से मिला रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, चश्मा पहने हुए तो मतलब क्या है, किताब ऐसे पकड़ी है तो मतलब क्या है, इस तरीके से पकड़ी है तो मतलब क्या हो गया उसका, अगर आपको बैठने का ऑफ़र किया है तो मतलब क्या है, नहीं किया तो मतलब क्या है। अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है, और मेरे ख्याल से गोवा में G20 की मीटिंग समथिंग कुछ थी, तो बाकी सारे फॉरेन मिनिस्टर्स को ट्रीट कर रहे अच्छे से, ठीक है, लेकिन इनको कैसे ट्रीट कर रहे थे, इनको कैसे ट्रीट किया, बात ही नहीं हुई ज़्यादा, ऐसे हाथ दिखा दिए बस, और बाकी के साथ अच्छे से हाथ मिलाए, गले मिले और उनको वहाँ तक छोड़ने गए। तो इंटरनेशनल फोरम में आप लोगों को ये कम्युनिकेट कर देते हैं कि इनके साथ मेरा रिलेशन कैसा है, बहुत मैटर करता है बॉडी लैंग्वेज। तो आपने कुछ नहीं बोला लेकिन कम्युनिकेट कर दिया, समझ रहे हो। तो अब ये भी कम्युनिकेशन है, आप दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं बिना कुछ बोले, और हम और आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिसको इस चीज़ की नॉलेज है, ठीक है, वो पकड़ लेगा कि इसका मतलब क्या था। जब दो देशों के प्राइम मिनिस्टर आपस में मिलते हैं, जैसे कभी तुम इस बात पर नज़र डालना कि जब पीएम कहीं जा रहे हैं, अभी एक कंट्री में गए थे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इनके पैर छू लिए, ये बहुत बड़ा मैसेज था पूरी कंट्री के लिए, अपनी नहीं उनकी भी और पूरे विश्व के लिए। अब हम तो इसको नॉर्मली लेंगे, लेकिन एक इंटरनेशनल फोरम पे एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आपके प्राइम मिनिस्टर के पैर छू लिया, ये बहुत बड़ी बात है। जब एक कंट्री अपने यहाँ का जो है हाईएस्ट सिटीज़न अवार्ड देता है आपके यहाँ के किसी को भी, किसी भी सिटीज़न को, वैसे प्राइम मिनिस्टर को मिला है कहीं, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में जो है वो तरीका है शो करने का कि उनकी नज़र में आपका स्टेटस क्या है। फिर ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई कि वो अवार्ड दे रहे हो ये वो, लेकिन मैं तो बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ। जब दो एम्बेसडर्स मिल रहे हैं तो वो कैसे बात कर रहे हैं, फॉर्मल बात कर रहे हैं कि इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, बहुत मैटर करता है। तो वैसे ही सेक्शन नंबर 3 ने भी क्या किया कि तरीके तो कुछ भी हो सकते हैं, बस इसने ये बता दिया कि आप कुछ भी एक्ट करो, कुछ भी ओमिट करो, बस पीछे का इंटेंशन यही होना चाहिए कि आप कम्युनिकेट करना चाहते थे। नहीं तो छत पे तो मेरे पूरे मोहल्ले के लोग घूमते हैं, है ना, मैं कैसे सबका एक्सेप्टेंस मान के घूमूं कि हाँ मैंने कल उससे क्या बोलते हैं उसकी गाड़ी खरीदने की बात की थी और बोला था छत में आ जाना, पर छत में तो बाजू वाली भी खड़ी है, तो क्या वो भी अपनी गाड़ी बेचना चाह रही है, क्योंकि उससे वो बात ही नहीं हुई है। समझ रहे हो, पीछे का इंटेंशन अगर कम्युनिकेट करने का है और उसी इंटेंशन के साथ आपने कोई एक्ट किया, कोई ओमिशन किया, तो हम यही मानेंगे कि उस पर्टिकुलर एक्शन से ही आपने मुझे कम्युनिकेट किया था। अब सेक्शन 3 में कोई डाउट है नहीं है, तो इसने तरीका बताया। अब अगला सेक्शन जो है ये तो तरीका बता रहा है कि कम्युनिकेट करने के लिए चाहे वो प्रपोजल हो, चाहे एक्सेप्टेंस हो, चाहे रेवोकेशन हो, प्रपोजल का या एक्सेप्टेंस का कैसे होगा, कैसे भी कर लो, बस इंटेंशन होना चाहिए वो करने का, है ना। ये अगला सेक्शन बोल रहा है कि ठीक है उस इंटेंशन के साथ उसने वो काम कर दिया, पर कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा, है ना। तो अब वो तो तुमने पढ़ाई है, पर अब क्योंकि प्रपोजल को भी कम्युनिकेट किया है, एक्सेप्टेंस को भी किया है, रिवोक भी कर रहे हो, तो हमको तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा ना कि रिवोकेशन कब हो रहा है। तो पहला वाला देखो, ये प्रपोजल की बात करता है स्पेसिफिकली, और बोल रहा है प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाए जिसे वो किया गया है ना। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा चल रहा है। अब एक्सेप्टेंस की बारी है, और प्रपोजल करते टाइम पे पार्टी कितने हैं, दो तो हैं, लेकिन फिलहाल किसकी तरफ से हाँ है ना। जैसे मान लो मैं कोई प्रपोजल दे रहा हूँ, तो फिलहाल मैंने ही वो माइंडसेट बनाया है, अगले से तो पूछना है ना कि वो क्या चाहता है। तो फिलहाल एक ही पार्टी है, तो मेरी ही तरफ से कम्युनिकेट होगा, और कब होगा, जब वो उसके नॉलेज में आ जाएगा। लेकिन जब मैं एक्सेप्टेंस कर रहा हूँ तो मेरा तो पहले से ही मेरा माइंडसेट क्लियर था
कि मुझे ये प्रपोजल करना है, पर अब उसने भी अपना माइंडसेट बना लिया है। तो अब टेक्निकली दो लोग हो गए, पहला प्रपोजर जिसका माइंडसेट प्रपोजल देते टाइम पे ही क्लियर था, और दूसरा एक्सेप्टर जिसने अभी अभी हामी भरी है। तो एक्सेप्टेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा होगा, प्रपोजर के अगेंस्ट और एक्सेप्टर के अगेंस्ट। और मैंने तुमको क्लियर किया हुआ है कि किसी के भी अगेंस्ट कोई काम तब होता है जब वो उसके किसी राइट को वायलेट कर दे, और इनके पास कौन सा अधिकार है? इनके पास एक ही अधिकार तो है, प्रपोजर अपना प्रपोजल वापस लेने का राइट रखता है, एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेने का राइट रखता है। इसी चीज़ को ध्यान में रख के तुमको ये डेफिनेशन देखनी है। बोल रहा है प्रतिग्रहण की संसूचना। संसूचना ये हिंदी में इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि तुम थोड़ा सा रिलेट करो, ठीक है। प्रस्थापक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है। प्रस्थापक मतलब कौन? प्रपोजर, ठीक है। और उसके अगेंस्ट का मतलब नुकसान किसका हो रहा होगा? प्रस्थापक के विरुद्ध तब पूरी हो जाती है जब उसके प्रति इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में, पारेषण को बोलते हैं ट्रांसमिशन, है ना। जैसे मैंने एक लेटर डाला और वो लेटर निकल गया, तो ये ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिट हो गया ना, वो रास्ते में है, ठीक है। इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब कोर्स, कर दी जाती है कि वह प्रतिग्रहिता की शक्ति के बाहर हो जाए। मतलब आप खुद एक बात बताइए कि एक्सेप्टर ने ऐसा क्या किया जिससे कि एक्सेप्टेंस अब एक्सेप्टर की पावर के बाहर हो गया है, कंट्रोल के बाहर हो गया है ना। एक्सेप्टर आखिरी काम क्या कर सकता था जो कि उसके कंट्रोल में था, उसके बाद सिचुएशन उसके कंट्रोल के बाहर है, और उसने वो काम जैसे ही किया वैसे ही प्रपोजर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन पूरा हो गया। प्रपोजर के अगेंस्ट इसलिए हो गया क्योंकि अब प्रपोजर अपना प्रपोजल वापस नहीं ले सकता, ठीक है। डेफिनेशन फिर से पढ़ रहा हूँ, देखना। अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, देन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, पारेषण के अनुक्रम में। मतलब ये हाथ से हवाई जहाज निकला और उड़ रहा है, मेरे द्वारा छोड़ना और तुम तक पहुंचने के पहले वो जो हवा में है वो ट्रांसमिशन है, समझ रहे हो। तो ये क्या बोल रहा है? देन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में डाल दिया, टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। चलो मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं करूँगा, हम आपस में बैठे हैं। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, जैसे ही मैंने बोला और तुमने सुनने के पहले, मेरे बोलने के बाद और तुम्हारे सुनने के पहले ज़्यादा डिफरेंस तुमको फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन नैनो सेकंड का डिफरेंस होता है, मालूम है तुमको? उतना डिफरेंस हो रहा है, पर अपन बहुत पास बैठे हैं तो अपने को वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इनको समझ में आता होगा वो। मेरी आवाज़ जो है वो कुछ एक, अच्छा एक तुमको बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ। तुम ना एक काम करना, एक ऐसा कोई टीवी शो खोलना जो ऑनलाइन भी चल रहा है और टीवी पे भी आ रहा है सेम टाइम पे। तुम देखना थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है, 1-8 सेकंड का डिफरेंस रहता है, होता है ना। क्यों भाई, वो तो लाइव चल रहा है, फिर क्यों हुआ? कुछ तो हुआ। इंडिया के अंदर ही कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे दिन थोड़ा जल्दी हो जाता है, रात थोड़ी देर से होता है, टाइम में 4-5 मिनट का गैप आपको देखने को मिलता है। इसीलिए जब आप कंट्री क्रॉस कर जाते हो, जैसे यूएसए वगैरह चले गए, तो वहाँ का दिन यहाँ का रात, क्योंकि वही घूम रहा है अपने अक्ष पे, तो दिक्कत होती है कि वहाँ पे। खैर वो तो खैर लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या है? जैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ, तो क्या मैं बोलने के बाद अपने वर्ड्स वापस ले सकता हूँ? मतलब मेरे कंट्रोल के बाहर। अब जो मेरे वर्ड्स हैं वो दिख नहीं रहे, पर ट्रांसमिशन में तो हैं, और तभी तो तुम सुन रहे हो। ट्रांसमिशन में नहीं होते तो मैं बोलता और तुम सुनते कैसे? मतलब ट्रैवल कर रहे हैं मेरे वर्ड्स, किसके ज़रिए? आवाज़ के ज़रिए, और ये ट्रांसमिशन में है और तुमने उसको सुन लिया, ठीक है। पर ये टेक्निक जो है वो ज़्यादा अपने को प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रही है, क्योंकि हम पास पास है, वो काम तुरंत तुरंत हो जा रहा है। मैंने बोला, तुमने सुना। ये डेफिनेशन काम में कब आ रही है और लॉजिकल कब लगती है? जब हम बहुत दूर दूर हैं, है ना। अब वो जो लाल डब्बा वाला हिसाब किताब था, उसको इस डेफिनेशन में फिट करो और फिर समझना कि हो क्या रहा है, ठीक है।
एज अगेंस्ट द प्रपोजर, मतलब ये प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट हो रहा है। व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, लेटर वाले केस में ट्रांसमिशन की शुरुआत कहाँ होती है? डालते हो, वहीं से ट्रांसमिशन शुरू होता है, क्योंकि अब कोई आएगा, उस डब्बे को खोलेगा, वहाँ से लेटर निकालेगा और लेके चला जाएगा। तो मेरे हाथ में सिर्फ यही था कि मैं वो लेटर बॉक्स में डाल दूँ, तो ये मैंने कर दिया। व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, तो मैंने रख दिया ट्रांसमिशन में। टू हिम, सो एज, क्या बोल रहा है ये, कहाँ गया, हाँ, टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, मेरे पावर से ही बाहर हो गया है। क्या मैं निकाल सकता हूँ हाथ डाल के वापस से? जैसे ये बोल रही थी उस दिन कि निकाल लेंगे, और चाबी तो है ही नहीं, और उसमें जितना बड़ा गैप है वो सिर्फ लेटर डालने के लिए ही है, हाथ नहीं घुसेगा अंदर। होता है कुछ? नहीं हो सकता ना। हाँ, इलीगल है यार, कुछ भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो लीगली तो नहीं कर पाएंगे अपन, अंदर हो जाएंगे, और तो हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे टेक्निकली कंट्रोल के बाहर है वो। तो क्या मैंने वो पूरा नहीं कर दिया? तो इसका हमसे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप कुछ ऐसा करो कि वो ट्रांसमिशन में आ जाए और आपकी पावर के बाहर हो जाए, जो कि मैंने कर दिया। और अगर मैंने इतना कर दिया तो एक्सेप्टर के अगेंस्ट, सॉरी, प्रपोजर के अगेंस्ट पूरा हो गया। क्योंकि तुम याद करो, जैसे ही लाल डब्बे के अंदर वो लेटर डाल रहे थे, तो अब प्रपोजर अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले पाएगा, तो उसका ये अधिकार चला गया ना। तो ये मैंने जो किया अभी अभी, वो उसके अगेंस्ट हुआ कि नहीं हुआ? उसके अगेंस्ट है। और क्यों अगेंस्ट है? क्योंकि उससे उसका नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? कि अब उसको वापस लेना भी है अगर, तो नहीं ले पाएगा। क्लियर है? तो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, तुम उस एग्जाम्पल को अपने माइंड में रिकॉल करो। बोल रहा है द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर, ठीक है, व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, जबकि आपने डब्बे में डाला तो वहाँ से ट्रांसमिशन की शुरुआत हुई, ठीक है। उस इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन कंप्लीट थोड़ी हुआ है। कोर्स का मतलब क्या है? चल रहा है ना, वो अनुक्रम में है अभी। हाँ, प्रपोजर ने कैसे डाला? एक्सेप्टर ने डाला, क्योंकि ये किसके अगेंस्ट पूरा, ये क्या बोल रहा है? द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, क्योंकि प्रपोजल का कम्युनिकेशन तो पहले पैराग्राफ में है। पहला वाला लाइन देखो, सबसे ऊपर क्या लिखा है? द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल, ये प्रपोजल के लिए है, इज कंप्लीट व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन तब पूरा होता है जब वो जिससे प्रपोजल किया जाए उसकी नॉलेज में आ जाए। ये हो गया। अब एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, तो एक्सेप्टेंस कौन डालेगा? एक्सेप्टर। तो वही डाल रहा है, देखो बोल रहा है द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है? और हमको ये ध्यान रखना है कि जब एक्सेप्टेंस हो रहा है तो टेक्निकली दो पार्टी हमारे सामने है, एक एक्सेप्टर खुद और दूसरा प्रपोजर। तो हमको दोनों के अगेंस्ट देखना पड़ेगा कि उसके अगेंस्ट का पूरा हुआ, मेरे अगेंस्ट का पूरा हुआ। तो ये पहले बता रहे हैं कि प्रपोजर के अगेंस्ट का पूरा हुआ। तो बोल रहा है व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, कि आपने उसको ट्रांसमिशन के कोर्स में भेज दिया। तो मतलब हमको शुरू से लेके अंत देखना पड़ेगा, ट्रांसमिशन कब शुरू हुआ और ट्रांसमिशन कब खत्म हुआ। तो ये जो पूरी जर्नी है, इसको बोलते हैं सामान्य अनुक्रम। पूरा क्रम चल रहा है लाइन से। फिर से बता, थोड़ा सोच के, तो कंफ्यूज हो रही है। ये कंफ्यूजन है भी, कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा है ये, पर पहले तो समझ चुकी है इसको, वो चीज़ याद कर, ठीक है। हम दोनों को प्रपोजल और एक्सेप्टर हम ले लेते हैं। मैंने तुमको प्रपोजल दिया, ठीक है, वो कब पूरा हुआ? जब नॉलेज में आ गया। अब तुम क्या करोगी? एक्सेप्टेंस दोगी। तो एक्सेप्टेंस करते टाइम पे मेरी विल तो पहले ही सामने है कि मैं चाह रहा हूँ कि वो प्रस्ताव हो, वो कॉन्ट्रैक्ट बने। तुम्हारी तरफ से क्लियर नहीं था, इसीलिए जब मैं प्रपोजल कर रहा था तो कम्युनिकेशन सिंगल साइड से हो रही है।
तो तुम मैटर करती भी नहीं थी कि किसके अगेंस्ट कब पूरा हो रहा है। मैंने भेजा, तुम्हारी नॉलेज में आके हो गया ख़त्म। अब जब तुम एक्सेप्टेंस दे रही हो तो तुम्हारी विल भी सामने है कि तुम भी चाहती हो कि एक्सेप्ट मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो। तो अब यहाँ पे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो, पर जब प्रपोजल होता तब कितने लोग थे? तो मेरी अगेंस्ट पूरा हो रहा है वो मेरा प्रपोजल, ठीक है। पर एक्सेप्टेंस जो है वो दोनों के अगेंस्ट पूरा होगा, पर एक साथ नहीं होगा। अगर हम आमने सामने बैठे हैं तो एक साथ दोनों के अगेंस्ट पूरा हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, तुमने सुन लिया, ख़त्म। उसी टाइम पे मेरे अगेंस्ट भी पूरा हुआ, उसी टाइम पे तुम्हारे अगेंस्ट भी पूरा हुआ, ठीक है। लेकिन जब दूर है तो पहले मेरे अगेंस्ट पूरा होगा, फिर तुम्हारे अगेंस्ट पूरा होगा, ठीक है। अब तुम ये बताओ, मैं प्रपोजर हूँ, तुम्हारी एक्सेप्टेंस मेरे अगेंस्ट कब पूरी होगी? मैं कौन हूँ और तुम? तो जब तुम्हारी एक्सेप्टेंस तुम दोगी तो मेरे अगेंस्ट कब पूरा होगा? हाँ, और मेरे पास क्या राइट है वॉयलेट होने के लिए? हाँ हाँ, तो तुम ऐसा क्या करोगी, ठीक है। हाँ, और एक्सेप्ट करने के लिए क्या करोगी? मुझे कैसे पता चलेगा? और कैसे कम्युनिकेट करोगी? तुम तो दूर रहती हो। हाँ, कौन से वे से? तुम्हारे पास एक ही तरीका है उस ज़माने में, डब्बा। हाँ हाँ, ठीक है। तो जैसे ही तुमने लेटर में डाला वो ट्रांसमिशन में आ गया। कैसे आया? क्योंकि अब वो मुझ तक ट्रांसमिट होगा, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जब तक तुमने घर में रखा हुआ था वो लेटर, तब जब तुमने अपनी एक्सेप्टेंस के लेटर को बॉक्स में डाला, तब बॉक्स में डालते ही ट्रांसमिशन शुरू हो गया, क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर चला गया है। तो जैसे ही तुमने बॉक्स में डाला, इसका इफेक्ट क्या हुआ? तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लीट होने का मतलब है तुम्हारा कोई राइट वायलेट हो रहा है, पर बॉक्स में डालने से तुम्हारा राइट वायलेट हो रहा है। तो फिर तुम्हारे अगेंस्ट कैसे कंप्लीट हुआ? तो फिर किसके अगेंस्ट कंप्लीट हुआ? क्यों? ठीक है, ठीक है, अब आया क्लियर? मतलब तुमने जैसे ही उसको बॉक्स में डाला, वो एक्सेप्टेंस मेरे अगेंस्ट पूरी हुई है, ठीक है। और हमने काफ़ी सारे तरीक़ों से ये समझने की कोशिश की थी कि ये क्यों सही है। सिर्फ ये नहीं देखा है कि ऐसे हो जाता है, हमने ये भी देखा कि ये प्रोसेस क्यों सही है। क्योंकि भाई यहाँ पर अगर तुमने लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिया, तो अब तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है वो लेटर चाहे 3 महीने बाद पहुँचे? तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ी कुछ है, नहीं है ना। तुमने वो आखिरी काम कर दिया जो तुम्हारे हाथ में था, उसके बाद सब ऊपर वाले पे छोड़ो। ऊपर वाले पे क्या, डब्बे वाले पे छोड़ो, जो पोस्टमैन है, सब उसके हाथ में है। तो मैं ऐसे काम की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर कैसे डालूं जो कि तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है? तो मैं तो वो देखूंगा ना कि तुमने वो सारे काम ठीक से किए या नहीं किए जो तुम्हारे कंट्रोल में थे, वो किए हैं तुमने। तो जैसे ही तुमने वो लेटर डब्बे में डाला, ट्रांसमिशन शुरू हो गया। और यही तो बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है? व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे ही वो ट्रांसमिशन में आ जाता है। और ट्रांसमिशन में आने के लिए करना क्या है तुमको? लेटर को डब्बे में ही तो डालना है। एक साथ 2 काम हुए, देखना। व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, और दूसरा बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। मतलब न केवल वो ट्रांसमिशन में आ रहा है बल्कि तुम्हारी पावर से भी बाहर है। अगर तुमने ऐसा कोई काम किया है तो वो एक्सेप्टेंस मेरे अगेंस्ट पूरी हुई है। लेकिन तुम्हारे अधिकार अभी भी जिंदा हैं। मतलब तुम चाहो तो अपनी एक्सेप्टेंस को अभी भी वापस ले सकती हो। इसका ये मतलब है कि तुम्हारे अगेंस्ट पूरा नहीं हुआ है, तुम्हारे अगेंस्ट का पूरा होगा जब वो मेरी नॉलेज में आएगा। वो अगला बोल रहा है, दूसरा पैराग्राफ देखो। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर कौन है? तुम। और कब हो रहा है? When it comes to the knowledge of the proposer, जब ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाए और मेरी नॉलेज में आ जाए, बस। अब पढ़ो एक बार और बताओ, है कि नहीं? टेक्निकल है लेकिन इसलिए मैं एग्जांपल पहले दे रहा हूँ ताकि तुम डेफिनेशन में उसको घुसा दो एग्जांपल को और इमेजिन करो, ठीक है? क्योंकि माइंड पिक्चर्स में सोचता है।
तो जब ये डेफिनेशन पढ़ो ना तो तुम्हारे दिमाग में वो दो लोग बनने चाहिए, वो लाल डब्बा दिखना चाहिए, वो लेटर बॉक्स में लेटर डालते दिखना चाहिए, और दूसरे का मुंह जो है वो भी दिखना चाहिए कि यार मेरा अधिकार चला गया यार। डोरेमोन और नोबिता, उधर से प्रपोजल आ रहा है, इधर से एक्सेप्टेंस, तो नोबिता अब देख रहा है अरे यार डाल दिया। मेरी इमेजिनरी पावर बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी भी होगी, सबकी होती है, तो इमेजिन करो ना, पूरी पिक्चर बना दो। हाँ और क्या, उधर से लाल डब्बा दिख रहा है, देखो उधर है लाल कलर का, वो पेड़ में डाल रहा है। रहता था ना कि अभी भी है यहाँ से ऐसे बाहर निकलते हैं ना, जैसे ये मॉल वाले रोड में, तो अभी तो पेड़ काट दिए। तेरे को याद होगा अगर तू इधर आई होगी तो उधर एक बड़ा सा पेड़ था, मॉल के सामने ना, जस्ट सामने एक बड़ा सा पेड़ था, वहाँ पे एक लाल डब्बा होता था, दान पत्र लिखा हुआ था उसमें, और उसको लटका के मैं एक दो लेटर डाल के भी देखा, मतलब होता है ना थोड़ा सा बच्चों में। हाँ क्योंकि आ गया, क्लियर है, ठीक है, आ गया तो आ गया। अब प्रपोजल का कम्युनिकेशन देख लिए, एक्सेप्टेंस का भी देख लिए, और दोनों के अगेंस्ट देख लिए। दो लोग क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे दो माइंड काम कर रहे हैं एक ही विल के साथ, ठीक है। और जब प्रपोजल हो रहा था तो एक ही आदमी था जो ये चाहता था कि वो हो जाए, ठीक है। अब वापस लेना है, वापस लेना है, और थोड़ा सा ढंग से समझना, कंफ्यूज करेगा। उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, रिवोकेशन करने वाले के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह व्यक्ति के प्रति जिससे प्रतिसंहरण किया गया हो इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह उस व्यक्ति की शक्ति के बाहर हो जाए जो उसे करता है। एग्जैक्टली वही चीज़ बोल रहा है जो अभी हमने जस्ट देखा। अब ये बताओ कि तुमने अभी अभी जो है मुझे अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किया है, जो कि रिवोकेशन, ठीक है। अभी अभी तुमने मुझे अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किया है, कैसे? और जो मेरे अगेंस्ट पूरा हुआ है। तो जब मेरे अगेंस्ट पूरा हो रहा है मतलब तुमने क्या किया? डाल दिया। अब तुमको रिवोक करना है, क्या करोगे? और वो पूरा हो जाएगा? नहीं, वो अलग चीज़ है। इसकी रिक्वायरमेंट वही है कि ट्रांसमिशन के कोर्स में आ जाए, पावर के बाहर हो जाए, तो हो गया। किसके अगेंस्ट? उसे करने वाले के अगेंस्ट। यही सब थोड़ी खेलते रहोगे कि पहले ना हाँ फिर ना फिर हाँ फिर ना, लेटर पे लेटर डाल रहा हूँ। मैं टेंशन में आ गया हूँ पढ़ते पढ़ते कि मैं कौन से वाले को मानूं। तो ये पहले क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि उसे करने वाले के विरुद्ध। थोड़ा सा उल्टा है। जब तुम एक्सेप्टेंस देने के टाइम पे लेटर डाल रही थी बॉक्स में, तब वो मेरे अगेंस्ट पूरा हो रहा है, पर जब रिवोक करने की बारी आई और तुमने लेटर डाला तो वो तुम्हारी अगेंस्ट पूरा हो जाएगा। मतलब तुम्हारे दरवाजे बंद, क्योंकि तुमने हाँ बोलने के बाद ना बोल दिया। आई बात समझ में? या छोड़ो, हाँ बोलने के बाद नहीं भी बोला, तुमने ना ही बोल दिया सीधे सीधे, है ना। चलो देखते हैं। उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब पूरी हो जाती है जब वह व्यक्ति के प्रति, है ना, जब वह व्यक्ति के प्रति जिससे प्रतिसंहरण किया गया हो इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह उस व्यक्ति की शक्ति के बाहर हो जाए जो उसे करता है। ऊपर से गया होगा हल्का फुल्का, देखते हैं इंग्लिश में क्या बोल रहा है। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। अब मान लो रिवोक तुम कर रही हो, तो ये किसकी बात कर रहा है? तुम्हारी, क्योंकि बोल रहा है ना एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, तो तुमने किया। When it is put into the course of transmission to the person to whom it is made, तो किसके लिए ट्रांसमिशन में आ रहा है? वो मेरे लिए ना, क्योंकि मुझसे किया जा रहा है, तो यही लिख रहा है वो। When it is put into a course of transmission, तुमने उसको ट्रांसमिशन में डाल दिया। किसको ट्रांसमिट कर रहे हो? मुझे। To the person to whom it is made, मुझे कर रहे हो ना। So as to be out of the power of the person who makes it,
ताकि वो उसकी शक्ति के बाहर हो जाए जो उसे करता है। कर कौन रहा है? तुम। तो मतलब करना क्या है कि जो इंसान रिवोकेशन कर रहा है उसके अगेंस्ट रिवोकेशन कब कंप्लीट हो रहा है? तो जो इंसान रिवोकेशन कर रहा है उसके अगेंस्ट वो रिवोकेशन तब कंप्लीट हो रहा है जब वो ट्रांसमिशन में उसको डाल दे और उस व्यक्ति को ट्रांसमिट करे जिससे वो प्रपोजल हुआ था या जिसके अगेंस्ट वो, मतलब जिससे वो रिवोक कर रहा है, पहला, और दूसरा करने वाले की पावर के बाहर हो जाए। आए समझ में? अब इसका एग्जांपल देखेंगे, है ना? पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या है ये इलस्ट्रेशन है। बोल रहा है ए रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम, वही लेटर, तार, ये वाला टेलीग्राम नहीं। उस जमाने में टेलीग्राम मतलब तार, एक दूसरे को पत्र भेजना, उसको टेलीग्राम बोलते थे। हाँ, तुम्हारी जनरेशन क्या ही समझेगी। उसमें देखना ना, वो बना हुआ है ना, वो उसका पेपर का प्लेन बना हुआ है ना, टेलीग्राम का सिंबल, पेपर का प्लेन। हाँ 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 हाँ। अरे तो उसको थोड़ी ऐसे हवा में जैसा चले जाओ उसके घर पे। वो क्या सिंबल है? वो एक लेटर है जो कि प्लेन के फॉर्म में, मतलब लेटर जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है तो पहले वो बैलगाड़ी होती थी, अब वो प्लेन हो गया है, जल्दी पहुंच रहा है। तो वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का तरीका है उनका। तो बोल रहा है ए रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम, द रिवोकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट ए। अब ये ए कौन है? तुम, क्योंकि तुम रिवोक कर रहे हो ना। व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड, हो गया। डिस्पैच करने का मतलब डाल दिया तुमने डब्बे में, खत्म, समझे? पर एक्सेप्टेंस के टाइम पे ये क्या इफेक्ट डाल रहा था? जब तुम एक्सेप्टेंस कर रही थी तो जैसे ही तुमने डब्बे में डाला वो तुम्हारे नहीं मेरे अगेंस्ट पूरा हो गया, समझ रहे हो? लेकिन रिवोकेशन में थोड़ा सा फंडा उल्टा है। रिवोकेशन में जिसने डब्बे में डाला उसी के अगेंस्ट पूरा हो गया। आई बात समझ में? समझना। तो क्या बोला? क अपनी प्रस्थापना का प्रतिसंग्रहण तार द्वारा करता है। वो क के ही विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाता है जब तार प्रेषित किया जाता है। प्रेषित कैसे होता है? डाल दिया, हो गया, आ गया वो ट्रांसमिशन के कोर्स में। ठीक है, अब दूसरा डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन में आओ। बोल रहा है एज अगेंस्ट द पर्सन टू whom इट इज मेड। अभी तो तुम्हारे अगेंस्ट पूरा हुआ ना, मेरे अगेंस्ट भी तो पूरा होगा। तो उल्टा करो, एक्सेप्टेंस के टाइम पे मेरे अगेंस्ट का पूरा हो रहा था, जब तुमने लेटर में डाला तो मेरे अगेंस्ट पूरा हुआ, और तुम्हारे अगेंस्ट कब पूरा हुआ? जब मैंने पढ़ लिया तब तुम्हारे अगेंस्ट पूरा हुआ। पर रिवोकेशन के टाइम पे फंडा थोड़ा सा, तुम्हारे अगेंस्ट तब पूरा हो रहा है जब तुमने लेटर बॉक्स में डाला, तो मेरे अगेंस्ट का पूरा होगा। यही तो उल्टा था ना एक्सेप्टेंस में। जब तुम एक्सेप्ट कर रही थी और एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर रही थी तो तुम्हारी एक्सेप्टेंस तुम्हारे अगेंस्ट कब पूरी हो रही थी? जब वो मेरी नॉलेज में आ जा रहा था, है ना? क्योंकि अब तुम्हारे राइट्स खत्म हो गए, तुम वापस नहीं ले सकती। और तुम्हारी एक्सेप्टेंस मेरे अगेंस्ट कब पूरी हो रही थी? एक्सेप्टेंस मेरे अगेंस्ट कब पूरी हो रही है? हाँ, डाल दिया, ठीक है। तो बॉक्स पे डालने पर मेरे अगेंस्ट, मेरी नॉलेज में आने पर तुम्हारे अगेंस्ट, ये एक्सेप्टेंस में है। पर बॉक्स में डालने पर तुम्हारे अगेंस्ट और मेरी नॉलेज पे आने पर मेरे अगेंस्ट, ये रिवोकेशन में है। थोड़ा सा फंडा अपोजिट है। एक्सेप्टेंस में जब बॉक्स में डाल रही थी तो मेरे अगेंस्ट, तुम डाल रही हो मेरे अगेंस्ट कंप्लीट हो रहा है, और मेरी नॉलेज में है तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लीट हो रहा है एक्सेप्टेंस में। पर रिवोकेशन में तुम डाल रहे हो तुम्हारे अगेंस्ट पूरा हो गया, मैं पढ़ रहा हूं मेरे अगेंस्ट पूरा हो गया। आया समझ में? अब डेफिनेशन देखो। एज अगेंस्ट द पर्सन टू whom इट इज मेड, मेरे से किया हो ना, टू whom इट इज मेड, मेरे से तुम करना चाह रहे थे। when it comes with knowledge, तो मेरी नॉलेज में कब आ गया? जब मैं पढ़ लूंगा। देखो आगे, है ना? इलस्ट्रेशन, द रेवोकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट ए व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड। मतलब जैसे ही तुमने वो लेटर डाला तुम्हारे अगेंस्ट पूरा हो गया, मैं भी हूँ, ठीक है।
इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन वी रिसीव इट। रिसीव क्या मेरे अगेंस्ट पूरा हो गया, आया समझ में? क्लियर है? अब हिंदी में पढ़ रहा हूँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे करता है हिंदी और इंग्लिश में। का अपनी प्रस्थापना का प्रतिसंहरण तार द्वारा करता है। क के विरुद्ध प्रतिसंहरण तब संपूर्ण हो जाता है जब तार प्रेषित किया जाता है। का मतलब तुम। ख के विरुद्ध तब पूरा होता है जब ख को प्राप्त होता है, मतलब मुझे जब प्राप्त हुआ। ख अपने प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण तार द्वारा करता है। प्रतिग्रहण का, अब ये किसका कर रहा था? प्रपोजल का। मान लीजिए तुमने मुझे प्रपोजल दिया है, ठीक है, तो तुम अपने प्रपोजल को रिवोक कर रहे हो। कब कर रहे हो? जैसे ही तुमने प्रपोजल का लेटर डाला और बाद में रिवोकेशन का लेटर डाल दिया, तो डालते ही तुम्हारे अगेंस्ट पूरा हो गया। अब तुम दोबारा मुझसे वो उस प्रपोजल के लिए तुम मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ठीक है, अगर मैं एक्सेप्टेंस डाल भी दूँ तो भी, क्योंकि तुमने ऑलरेडी रिवोकेशन का लेटर डाल दिया है। और जैसे ही वो मेरे नॉलेज में आ जाए, वो रिवोकेशन मेरे अगेंस्ट पूरा हो जाएगा। इस केस में तुम प्रपोजर, मैं एक्सेप्टर। वैसे ही मैं अपनी एक्सेप्टेंस भी तो वापस ले सकता हूँ, तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन का पूरा होता है। तो देखो, ख अपने प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण तार द्वारा करता है। मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ, मैंने एक्सेप्टेंस दिया पर मैं वापस लेना चाहता हूँ। ख का प्रतिसंहरण क के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाता है जब तार प्रेषित किया जाता है। वही चीज़, सेम चीज़, मैं अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहता हूँ। जैसे ही मैं एक्सेप्टेंस को रिवोक करने का लेटर बॉक्स में डालूँ, मेरे अगेंस्ट पूरा हो गया। अब मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि इससे पहले, जैसे क्या होता है जनरली, देखना है ना, थोड़ा सा डायग्राम देखो, ए और बी, ठीक है, ए ने एक प्रपोजल दिया और बी ने उसको एक्सेप्ट करने का लेटर डाल दिया, ठीक है, और वो लेटर मुझ तक पहुंच भी गया। तो टेक्निकली मेरे पास एक राइट आ गया है कि अब मैं इसके ऊपर एक लाइबिलिटी इम्पोज कर सकता हूँ कि तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। पर मैंने उसी टाइम पे एक रेवोकेशन का लेटर भी डाला हुआ है, समझ रहा है? तो ये जो एक्सेप्टेंस इसने भेजी है, क्योंकि मैंने पहले ही रेवोकेशन का लेटर डाल दिया था, तो क्या अब मैं इसके लिए इसको मतलब इसकी लाइबिलिटी इम्पोज कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने तो रिवोक कर लिया है, समझ रहे हो? तो मेरे अगेंस्ट कब पूरा हुआ? जिस दिन मैंने बॉक्स में डाल दिया। अब मैं उस प्रपोजल के लिए इसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी इम्पोज नहीं कर सकता, इसीलिए मेरे अगेंस्ट पूरा हो रहा है। नहीं तो एक, जैसे इसको तो बाद में ही पता चलेगा ना उस बारे में, और ये डाल देगा, तो भैया थोड़ा सा अन्याय नहीं हो जाएगा कि मैं अपनी मर्जी से पहले रिवोक कर लिया और जब इसका एक्सेप्टेंस का लेटर मिल गया तो मैं फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ, पर ये क्या बोलेगा? इसका तो नुकसान हो जाएगा बेचारे का। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि इसने एक्सेप्टेंस दे दी है इसको वो एक्सेप्टेंस मिल गई है, पर एक्सेप्टेंस का लेटर बॉक्स में बी द्वारा डालने के पहले ही ए ने रेवोकेशन का लेटर डाल दिया है। समझ रहे हो? मान लीजिए इसने 1 तारीख को प्रपोजल भेजा, जो कि 5 तारीख को बी के पास पहुंचा, और 5 तारीख को ही बी ने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर डाल दिया, पर 4 तारीख को ही ए ने रेवोकेशन का लेटर डाला हुआ है। तो मतलब एक्सेप्टेंस के पहले रिवोक हो चुका है। अब अगर ए को फ़ायदा उठाना है तो कैसे उठाएगा? मान लो अचानक से ए के दिमाग में ये आया कि मुझे इस प्रपोज़ल का फ़ायदा उठाना चाहिए, पर उसने ऑलरेडी रिवोक कर लिया है, तो ये इसके ऊपर लाइबिलिटी इम्पोज करेगा कि भाई तुमने तो मुझे एक्सेप्टेंस दिया है, अब तुमको पालन करना पड़ेगा। पर बी को ये पता चलता है कि ए ने 4 तारीख को ही रेवोकेशन का लेटर डाला था, क्योंकि उस लेटर में लिखा होगा ना कि ये कब डिस्पैच हुआ है। तो बी जो है इस बात का फ़ायदा उठाएगा कि मैंने 5 तारीख को एक्सेप्ट किया है और मेरी एक्सेप्टेंस के पहले ही 4 तारीख को तुमने रेवोकेशन का लेटर डाल दिया, तो इसका रेवोकेशन इसी के अगेंस्ट पूरा किस दिन हुआ? जिस दिन उसने वो लेटर डाला। आई बात समझ में? तो अब ये इस बात का क्लेम नहीं कर सकता कि तुम मेरे प्रपोजल से बाध्य हो या मेरी प्रपोजल तुम्हारे पर बाउंड है। कोई बाउंडेशन क्रिएट नहीं कर सकता ये। तो इसीलिए इसका जो रेवोकेशन का लेटर जिस दिन ये डाल रहा है, उसी दिन इसके ही अगेंस्ट पूरा हो जा रहा है। अरे बात समझ में? कुछ भी अलग नहीं है, वही बात एक्सेप्टेंस के लिए भी बोल रहा है ये।
क्या बोल रहा है? बी रिवोक हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम, बीज रेवोकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट बी। मतलब मेरी एक्सेप्टेंस मेरी ही अगेंस्ट पूरी हो रही है। कब? व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड, जब मैंने वो रिवोकेशन का लेटर डाला कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेता हूँ, तो मेरे अगेंस्ट पूरा हो गया उसी दिन। एंड अगेंस्ट ए व्हेन इट रीड्स हिम, जब वो तुम तक पहुँच जाए तो तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस बारे में तुमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि कौन कब रिवोक कर सकता है, ये तुमको क्लियर है कि भैया इसको रिवोक अगर करना है तो इसके एक्सेप्ट करने के पहले, और इन भैया को अगर रिवोक करना है, मतलब मुझे अगर रिवोक करना है तो मेरा एक्सेप्टेंस का लेटर तुम्हारी नॉलेज में आने के पहले करना पड़ेगा। बस क्लियर है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा लेकिन क्लियर रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। और मैं बोलता हूँ इससे आगे नहीं बढ़ते आज, तो खिचड़ी हो जाएगी फिर पूरी। ठीक है, इतना काफ़ी है। बस एक बार समझना, नहीं आएगा तो छोड़ देना, ज़्यादा दिमाग मत पटकना इसमें, वैसे आ जाएगा, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। बस पिक्चर याद करना, एक तरफ बनाना सलमान खान को, दूसरी तरफ रखना आमिर खान को, हो जाएगा। भाई वो बंद थोड़ी हो गया यार। नहीं हुआ भैया।